जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। आरोही को देख राज हल्का सा मुस्कुराया। ढीठ, बेशर्म साला, आरोही बोली। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, राज ने उसी अंदाज में कहा तो आरोही ने सर झटका और वो सारे स्केचर राज के सामने रख दिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्क्रैच बनाए हैं तुम्हारी मंजरी के। अब तुम इनमें से कंफर्म कर दो कि कौन सी मंजरी है, क्योंकि तुम्हारी एक एक बात झूठी लग रही है मुझे। और सबसे बड़ी बात यह, नेहा कौन है? आरोही ने कहा तो राज के चेहरे पर दर्द उभर आया। अभी ये मैं बताऊंगा आपको कि आप पता करेंगी। आप पुलिस है या मैं पुलिस हूँ? पुलिस का काम है हर क्रिमिनल को ढूंढना, हर क्रिमिनल को पकड़ना और साथ ही साथ में बेगुनाह को बचाना, और हर उस इंसान की सुरक्षा करना जो मजबूर हो, हर उस इंसान को ढूंढना जो गायब हो। राज बोला, तुम कहना क्या चाहते हो, प्लीज साफ साफ कहो। आरोही इरिटेट होने लगी। मैं साफ साफ कह दूंगा पर आप सुन सकेंगी साफ साफ? पहले ये तो बताइए, या और दूसरे लोगों की तरह जैसे ही आपको सच्चाई पता चलेगी आप भी केस से पल्ला झाड़ लेंगी और अलग हो जाएंगी इस केस से। राज ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा तो आरोही एक पल को उसे देखती रह गई। अगले ही पल आरोही ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी इन बातों से, साथ ही जो भी मुझे सबूत मिले हैं उनसे और जो भी गवाहों ने कहा है, एक बात मुझे समझ में आ गई है राज, मंजरी नाम की ना कोई लड़की पहले थी और ना है, और सबसे बड़ी बात केस कुछ और है और तुम मुझे कहीं और ले जाना चाहते हो। प्लीज़ राज, मुझे साफ साफ बताओ और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मुझे पहले बताओ तो सही, अगर तुम मुझे यूं ही उलझाते रहोगे, यूं ही अंधेरी गलियों में भटकाते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी, कब आऊंगी कातिल को, और कैसे न्याय दिला पाऊंगी तुम्हारी नेहा को? आरोही ने जैसे ही कहा राज की आंखों में दर्द उभर आया। राज, इतनी सब बातों से इतना मुझे समझ में आ गया है कि मंजरी नाम की कोई लड़की नहीं है, पर हाँ, नेहा नाम की कोई लड़की थी और शायद तुम उसी के लिए ये सब कर रहे हो ताकि उसे न्याय मिल सके। पर मुझे पहले बताओ तो सही कि नेहा कौन थी, क्या हुआ था उसके साथ और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता था? मुझे सब कुछ जानना है राज, और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं सच्चाई कैसे पता कर पाऊंगी? आरोही ने कहा तो राज वहीं जमीन पर बैठ गया। आरोही ने कुर्सी डाली और उसके सामने आकर बैठ गई। राज ने गहरी सांस ली और आरोही की तरफ देखा। नेहा मेरी मुंह बोली बहन थी, मेरी बहन के जैसी थी, सबों से ज्यादा गहरा रिश्ता था मेरा। मिस्टर देशमुख और उनके बेटे यानी कि मेरे सौतेले भाई से भी मेरा इतना गहरा रिश्ता नहीं है जितना नेहा से था। कारण था बचपन से उसके अनाथ आश्रम में जाना और उसका हर बार मुझे राखी बांधना। राज ने अपनी कलाई में बंधी उस रेशमी डोर को देखते हुए कहा। आरोही ध्यान से उसे देख रही थी। मेरी माँ ने शुरू किया था यह अनाथ आश्रम, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आगे जाकर इसका इतना बुरा हाल होगा। मेरी माँ जब जिंदा थी तब हमेशा जाती थी अनाथ आश्रम में, हर त्योहार पर बच्चों को मिठाई देने, उन्हें नए कपड़े दिलाने, और उनके साथ में भी जाता था। वहीं पर हमें नेहा मिली और उसके साथ एक अलग सा बॉन्ड बन गया, क्योंकि उस समय तक मेरा भी कोई बहन और भाई नहीं था। इसलिए मैं नेहा से ही राखी बंधवाता था और हम दोनों के बीच बहन भाई का एक गहरा रिश्ता बन गया था। उसके बाद मॉम की डेथ हो गई और मेरा उस आश्रम में आना जाना लगभग बंद हो गया। आश्रम भी पापा ने किसी और को सौंप दिया और बस सिर्फ उसमें डोनेशन देने लगे। पापा से दूरियां आए और उनकी दूसरी शादी और रेडीमेड बेटे के आने के बाद मैं हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन चला गया। अभी 1 साल पहले मेरी वापस से नेहा से मुलाकात हुई और वह मुझे देखते ही पहचान गई, और मैं भी। और साथ ही साथ मुझे याद आया कि हम दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता था। उसने शिकायत भी की मैं अब नहीं आता हूँ। मैंने दोबारा से उससे मिलना शुरू किया, पर मैं आश्रम नहीं जाता था। मैं ऑलरेडी हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन जा चुका था और वापस आकर बिजनेस संभाल चुका था, तो एक प्रोजेक्ट के चलते कुछ महीनों बाद मुझे वापस जाना पड़ा। पर अब मेरा और नेहा का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात करते थे। हमने नंबर लिए थे एक दूसरे के, और मैंने वादा किया था कि जब मैं लौट कर आऊँगा उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने घर ले आऊँगा, अपनी बहन बनाकर, और फिर उसे आश्रम में नहीं रहना होगा। राज ने कहा। आरोही ध्यान से सुन रही थी। पर वक्त इतनी जल्दी बदलता है कि इंसान कुछ समझ नहीं पाता। मेरा लगभग 1 महीने का काम बकाया था, तभी नेहा का एक बार फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि उसके आश्रम में कुछ गलत चीज़ें, गलत हरकतें चल रही है। भोपाल के कुछ बड़े बड़े लोग इन सब में इन्वॉल्व हैं और शायद कोई हॉस्पिटल भी। राज बोला तो आरोही ने उसकी तरफ देखा। क्या चल रहा था, क्या बताया नेहा ने? आरोही सब जानने को उत्सुक थी। उसका कहना था कि उसके आश्रम से पिछले कुछ महीनों से लड़कियां गायब हो रही है और आश्रम के लोग उनकी कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराते। केस वही रफा दफा कर दिया जाता है, यहाँ तक कि पुलिस भी साथ नहीं दे रही, क्योंकि कुछ लड़कियों ने खुद ही जाकर कंप्लेन की थी पर उनकी सुनवाई नहीं हुई। हो सकता है कि यह मुद्दा या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है या फिर गर्ल मॉलेस्टेशन, लड़कियों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। नेहा बोली तो मैं बेहद घबरा गया था वहाँ की लड़कियों को लेकर और ख़ास तौर पर नेहा को लेकर।
उस आश्रम को मेरी मम्मी ने शुरू किया था तो मेरा उससे एक अलग ही लगाव था, पर मैं वहाँ बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने मिस्टर देशमुख से भी कहा और अपने उस सौतेले भाई को भी फ़ोन किया, पर उन दोनों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। फिर अचानक से नेहा के फ़ोन आने बंद हो गए। मैं उसे कॉल करता तो उसका नंबर अनरीचेबल आता रहता, और तब मैंने उसकी एक फ्रेंड को कॉल किया तो उसने बताया कि नेहा भी गायब हो चुकी है और शायद उसके साथ भी यही सब हुआ है। मैंने आने की तैयारी की, तब तक उसकी फ्रेंड ने बताया कि नेहा की डेथ हो गई है और अब उसकी डेड बॉडी भी मिल चुकी है तालाब में। राज बोला और उसके आंसू भर आए। आरोही ने उसे पानी दिया तो पानी पीकर राज आगे बोला। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैं वापस इंडिया आ गया। यहाँ आकर मैं नेहा के बारे में सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चल सका। मैं पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाई, उनसे हेल्प मांगी, पर हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए ये कहकर कि मैं होता कौन हूँ। अगर मेरा कोई रिश्ता होता तो मैं उसके लिए कंप्लेन कर सकता था, पर मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मेरे पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे, उसका फोटो तक नहीं था, कोई गवाह नहीं था और आश्रम वाले इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते थे। मैंने चारों तरफ से कोशिश की, हर जगह हाथ पांव मारे, पर जब किसी ने कोई मेरा साथ नहीं दिया तब मैंने एक अलग प्लान बनाया। राज का चेहरा कठोर हो गया। ठीक है, मैं मानता हूँ नेहा के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए कंप्लेन दर्ज करने पर दर्ज नहीं हुई और ना ही उसे ढूंढने की कोशिश कोई, इसलिए मैंने एक रिश्ते को जन्म दिया। मैंने अपने माली, घर की मेड, ड्राइवर सबको अपने साथ मिलाया और कहानी बनाई मेरी और मंजरी की। हम दोनों की शादी की और फिर मैंने ही यह सारी कहानी आगे बढ़ाई कि किस तरीके से रात में मैं बेहोश हो गया था और मंजरी गायब थी। और उसके बाद वह खून के धब्बे, वह लड़कियों के कपड़े और उनके गहने, सब मैंने ही प्लान किया ताकि सबको लगे कि जो मैंने कहा है वह सच है और सब मंजरी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब इसके बारे में तहकीकात की जाएगी तो शायद वह सारे मामले भी साफ हो जाए जो दबके रह गए, जैसे कि नेहा का केस। नेहा और नेहा के जैसी और लड़कियां जो भोपाल में गायब हो रही है, उनका केस भी शायद ओपन हो जाए। राज बोला, पर इसके लिए आपने खुद को भी क्यों उलझाया? आप मुझसे सीधा मिलकर भी तो बता सकते थे। आरोही बोली, कई लोगों को मिलकर बताया पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि पुलिस भी सीरियस नहीं थी। इसलिए मैं यहाँ आकर देखना चाहता था। मैं पहले जानना और समझना चाहता था कि वाकई में तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है, वह सच्चाई है, वह ईमानदारी है कि तुम इस केस पर कम करो। इसलिए मैंने ये सारा प्लान इस तरीके से किया कि लोगों को लगे कि मैंने खुद मंजरी का मर्डर कर दिया है, ताकि मैं कुछ दिनों तक यहाँ लॉकअप में रहूं और यह जान और समझ सकूं कि तुम वाकई और उसे अलग हो, क्योंकि अब तक के अनुभव से मैंने ये जाना था कि अगर मैं बाहर से कंप्लेन करता भी तब भी इस केस को दबा दिया जाता, रफा दफा कर दिया जाता, क्योंकि यहाँ बड़े लोगों के नाम आने थे। राज बोला तो आरोही मुस्करा उठी। हर इंसान एक सा नहीं होता राज, हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग अगर बेईमान है तो बहुत लोग ईमानदार भी है। उद्धरण चिन्ह, मैं यहाँ आया तो मैंने तुम्हें जाना और समझा, तभी मुझे विश्वास हुआ और इसीलिए आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। अगर तुम भी और ऑफिसर्स की तरह रिश्वतखोर और मक्कार होती तो मैं ये सच्चाई तुम्हें नहीं बताता। और यह बात भी सच है कि जिस दिन मैं चाहता उस दिन बाहर निकल सकता था। मिस्टर देशमुख मुझे निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यह बात मैं एक सेकंड में साबित कर देता है कि कोई मंजरी थी ही नहीं तो उसका मर्डर मैं कैसे करूंगा। कुछ भी किया जा सकता है मैडम इस दुनिया में, लेकिन एक और बेसहारा लड़की को न्याय मिलना इतना आसान नहीं होता, यह मैंने खुद समझा है। राज देशमुख ने कहा तो आरोही ने गहरी सांस ली। तुम चिंता मत करो राज, मुझे नाम बताओ और रिपोर्ट लिखाओ, बाकी तुम अभी जा सकते हो, तुम्हें मैं रिहा कर रही हूँ। यह मंजरी का केस क्लोज होता है और नेहा का केस आज से ओपन हो रहा है और तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ सिर्फ 1 महीने के अंदर सारे गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे और देखना सिर्फ नेहा को ही नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों को न्याय मिलेगा जिनके साथ अन्याय हुआ है। हर एक गुनहगार को सजा मिलेगी। इस रैकेट को भोपाल से खत्म करके ही रहूंगी मैं। आरोही बोली तो राज भरी आंखों के साथ मुस्करा उठा। थैंक यू आरोही, थैंक यू सो मच। जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही निकली। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में और उसने मुझे कहा था कि अगर मैं विश्वास करूं तो तुम्हें सारी बातें बता दूं, क्योंकि वह तुम्हारे साथ ट्रेनिंग पर था और तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। तुम कितनी काबिल और ईमानदार हो ये बात उसने मुझे बताई थी। पर कहते हैं ना, जब हम हर जगह से धोखा खाए होते हैं तो किसी पर विश्वास नहीं करते, और मैंने तो खुद अपने पिता से धोखा खाया है। मेरी माँ की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उस आश्रम को भी ऐसे छोड़ दिया जैसे वह कभी उनकी पत्नी के जीवन में कोई महत्व नहीं रखता था। मुझे छोड़ दिया जैसे मैं उनकी औलाद ही नहीं था। खुश रहने लगे अपनी नई पत्नी और अपने नए बेटे के साथ। फिर मैं कैसे विश्वास करता किसी और का? सिर्फ इसीलिए ये सारा ड्रामा किया ताकि सारी चीज़ों तुम्हारे सामने आ सके और इन कुछ दिनों में मैं भी यह जान सकूं कि तुम्हारे अंदर वाकई में ईमानदारी और सच्चाई है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर यह ड्रामा नहीं हुआ होता तो तुम इतनी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होती, तुम्हारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ होता, क्योंकि यह हाई प्रोफाइल केस था। राज देशमुख की वाइफ का गायब होना या उसका मर्डर होना अपने आप में बड़ी बात थी।
इसलिए सब एकदम से एक्टिव हुए और यही मैं चाहता था। मुझे विश्वास है कि अब तुम जरूर सब ठीक कर दोगी, राज ने कहा। आरोही ने उसकी पूरी रिपोर्ट रेडी की और अपने सीनियर ऑफिसर को खबर कर दी और साथ राज को कुछ फाइन जमा करने के बाद छोड़ दिया गया क्योंकि उसने झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। और उसी के साथ आरोही और उसकी टीम ने नेहा और भोपाल में होने वाली बाकी लड़कियों के मर्डर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज कर लिया और उस पर जोर जोर से काम शुरू होने लगा। आरोही खुद इस केस डील करने लगी। राज की पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो वह आरोही के पास आया। थैंक यू आरोही, राज बोला। इट्स ओके राज, आप जैसे लोग जो दूसरों का भला सोचते हैं उनकी मदद करने के लिए हम हर पल तैयार है। बस आपका तरीका गलत था, बाकी और कुछ भी नहीं, आरोही बोली। हाँ जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, पर सीधे तरीके से बहुत बार कोशिश करके देखी पर जब काम नहीं बना तो तरीका बदलना पड़ा। आप अब फिक्र मत कीजिए, केस सॉल्व जरूर होगा। उद्धरण चिन्ह। और आप भी निश्चिंत रहिए, जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपके साथ रहूँगा, आपको अपने पीछे खड़ा दिखाई दूंगा। हाँ मैं पुलिस में नहीं हूँ पर फिर भी मुझसे जितना हो सकेगा उतनी आपकी मदद करूँगा, राज ने कहा। तो आरोही ने गर्दन हिला दी और उसी के साथ राज आगे बढ़ने लगा। जाते जाते उसने वापस से आरोही की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रही थी। लॉकअप में इतने दिनों रहा पर यह दिन मेरी जिंदगी के बेहद खास दिन है, पता है क्यों, राज ने कहा। तो आरोही ने नासमझी से उसे देखा। क्योंकि इन दिनों मैंने आपको बहुत अच्छे से जाना समझा है, आपको जी भर के देखा है। और कहते कहते राज रुक गया। आरोही ने आंखें छोटी कर उसे देखा। और यह जो रिश्ता बना तुमसे और यह जो कुछ दिन इस लॉकअप में बीते हैं वह खूबसूरत याद जैसे बन गए हैं। उन यादों में तुम हो और ये बेहद खास है मेरे लिए, राज ने कहा और वापस निकल गया। मैडम जी ये तो दिन दहाड़े एक पुलिस वाली के साथ फ्लर्ट कर रहा है, कांस्टेबल बोला। तो आरोही मुस्कुरा उठी। कुछ अलग है ये लड़का और इसीलिए इतना खास भी है, आरोही ने कहा और अपने केबिन की तरफ बढ़ गई। मतलब कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, जल्दी ही दावत मिलेगी। मैं तो सोच रहा था कि वह फ्लर्ट कर रहा है पर मुझे नहीं पता था कि उसके फ्लर्ट में छुपा प्यार मैडम जी को भी इम्प्रेस कर गया है, कांस्टेबल ने मुस्कुरा कर कहा और फिर वह भी अपना काम देखने लग गया। उधर अरमान अपने कमरे में बैठा था। दिमाग उसका शांत नहीं था क्योंकि आज फिर से अक्षिता का कॉल आया था और वह फिर से उसे मिलने बुला रही थी। क्या करूं, अक्षिता और रूही के बारे में पापा और मम्मी को बता दूं? नहीं नहीं, वह लोग और ज़्यादा हट हो जाएंगे, उन्हें तकलीफ हो जाएगी। सनाया के धोखे के बाद से वह वैसे ही तकलीफ और दर्द में है, और उन्हें पता चला कि मैंने भी उनके साथ धोखा किया है तो वह टूट जाएंगे। मैं नहीं बता सकता उन्हें अक्षिता के बारे में, बस मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। एक बार सब सही हो जाएगा फिर टेंशन नहीं होगी। मैं भूल नहीं सकता सनाया के यहाँ से जाने के बाद कितना ज़्यादा दुखी और परेशान हो गए थे वह लोग। हर किसी से विश्वास उठ गया था उनका। अब जैसे तैसे मैंने और आरोही ने अपना विश्वास फिर से पाया है। अब अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने भी उनके साथ धोखा किया है तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। बहुत विश्वास करते हैं मुझ पर, मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ अक्षिता और रूही को, आखिर वह भी तो मेरी जिम्मेदारी है, अरमान ने कहा और फिर अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल लगाया। हेलो डॉक्टर, अरमान ने कहा। हेलो मिस्टर अवस्थी, सामने वाला बोला। क्या पोजीशन है, कब तक सब ठीक होने की उम्मीद है, अरमान ने पूछा। मैं भी 1-2 महीने में सही होने की उम्मीद है, रिस्पांस देना शुरू कर दिया है उन्होंने और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोले। ठीक है, आप ख्याल रखिए और कुछ भी ज़रूरत हो बस मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। पैसे की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पर कैसे भी करके वह ठीक हो जाना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, अरमान ने कहा और फिर कॉल कट करके गहरी सांस ली और अपने कमरे की खिड़की में आकर खड़ा हो गया तो नज़र नीचे पप्पीज के साथ खेलती इनाया पर गई और अरमान की आंखें फिर से छोटी हो गईं। इनाया बीच में बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ वह सारे पिल्ले घूम रहे थे। कोई उसके ऊपर चढ़ रहा था, कोई उसके कंधे तक आ रहा था, कोई उसे जीभ से चाट रहा था और इनाया मुस्कुरा रही थी। इतनी अजीब क्यों होती है लड़कियां, अरमान ने कहा और वापस मुड़ने लगा कि ना जाने क्या सोचकर फिर से बाहर देखने लगा। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं थी बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। कुछ अलग तो है ये लड़की, एकदम अलग, जिंदगी को खुलकर जीने वाली, हर लम्हे को एंजॉय करने वाली और हर किसी से प्यार करने वाली। यहाँ तक कि जानवरों से भी प्यार करती है ये लड़की, दिमाग से भी तेज है और सबसे बड़ी बात लालची नहीं है। जैसा मैं सोच रहा था, आई थिंक आई शुड थिंक अबाउट हर, अरमान ने खुद से ही कहा और फिर सर झटका। नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मम्मी पापा के साथ साथ इनाया के साथ भी धोखा हो जाएगा और अक्षिता के साथ भी। जब तक सब सही नहीं हो जाता मुझे इस शादी को, इस रिश्ते को टालना होगा और इस लड़की से दूर रहना होगा। मैं नहीं कर सकता अभी इससे शादी किसी भी कीमत पर। मुझे पहले सारी चीज़ों को ठीक करना होगा, उसके बाद ही इस बारे में सोच सकता हूँ, अरमान ने कहा और मुड़ने लगा। पर न जाने क्यों दिल इनाया को देखने को कर रहा था।
आखिर अरमान ने सर झटका और हॉल में आ गया। आंटी एक कप ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़, अरमान ने मेड से कहा। तभी इनाया की आवाज़ आई, आंटी एक कप चाय मेरे लिए भी, प्योर दूध और पानी बिल्कुल नहीं, अदरक इलायची और चीनी डबल। उद्धरण चिन्ह। अरमान ने पलट के देखा तो अपने हाथों से मिट्टी झाड़ती और लंबे काले बालों को समेटने की नाकाम कोशिश करती इनाया खड़ी थी। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही। सुनते रहिए कौन तुझे यूं प्यार करेगा।